हाय मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, यानी सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये सब डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसा सेल ऑर्गेनेल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। अब ये करता क्या है सेल में? तो इसका मुख्य कार्य है एनर्जी का, ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, इसके अंदर एटीपी बनता है और सेल इस एटीपी को तोड़कर एनर्जी लेता है जब और जहाँ जरूरत होता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर कहा जाता है। तो समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। इपिथेटिक नेम इसका क्या है? तो इट इज इपिथेटिकली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको कोशिका का ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब जानेंगे डिस्कवरी के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल में अलग वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया और एनिमल सेल में अलग वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया। प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में पहले इसका खोज हुआ। एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको खोजा गया था कॉलिकर के द्वारा 1856 ईस्वी में। इन एनिमल सेल द माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1856 इन द मसल सेल ऑफ इंसेक्ट। ही नेम्ड इट सार्कोसोम। कहता है कि जंतु कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? कॉलिकर के द्वारा। कितना ईस्वी में? 1856 यानी 1856 ईस्वी में। कहाँ खोजा गया था? तो इंसेक्ट के मसल सेल में खोजा गया था और कॉलिकर ने इसका नाम सार्कोसोम रखा। यही हो गया कॉलिकर के द्वारा। कहाँ? एनिमल सेल में। तो फिर प्लांट सेल में किसके द्वारा खोजा गया? In plant cell, it was discovered by Richard Altman in 1886। कहता है कि प्लांट सेल में इसको रिचर्ड आल्टमैन के द्वारा खोजा गया था 1886 में, लेकिन उस समय ये कंफर्म नहीं थे कि ये सेल ऑर्गेनेल है या नहीं है। तो उन्होंने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। ही नेम्ड इट बायोप्लास्ट। लेकिन 1894 में ये कंफर्म कर दिए कि ये क्या है? तो सेल ऑर्गेनेल है। तो कहेंगे कि प्लांट सेल में जो है इसको किसके द्वारा खोजा गया? आल्टमैन के द्वारा, रिचर्ड आल्टमैन के द्वारा 1886 में, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा? बायोप्लास्ट। और 1894 में कंफर्म किया कि हाँ ये सेल ऑर्गेनेल है। अब कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम जो है बहुत प्रचलित नाम है। तो इस नाम को किसके द्वारा दिया गया? तो द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज प्रोपोज्ड बाय या कॉइन्ड बाय सी बेंडा इन 1896। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है, जो नाम इसको दिया गया, यह सी बेंडा के द्वारा दिया गया 1896 में। अब इसका शेप, साइज, नंबर, पोजीशन जान लेंगे। शेप इसका कैसा है? आकृति तो ये स्फेरिकल हो सकता है, गोल, रॉड शेप, छड़ के समान हो सकता है, स्पाइरल, स्प्रिंग जैसा, टेनिस के रैकेट जैसा, गदा जैसा, रिंग जैसा, सॉसेज के शेप का, इतने सारे शेप में जो है ये पाया जाता है। साइज इसका देख लेते हैं। साइज मीन्स आकार। साइज जो है जनरली जो है इसका डायमीटर जो है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोन होता है। व्यास इसका कितना होगा? 0.2 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक। और इसका लंबाई जो है जनरली 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है, लेकिन कुछ सेल्स हैं ऐसे भी जहाँ की इसका लंबाई 40 माइक्रोन तक भी पाया गया, अप टू 40 माइक्रोन भी पाया गया है। तो शेप हो गया, साइज हो गया। अब आ जाते हैं इसके नंबर में। नंबर में कहता है कि प्लांट सेल जो है में इसकी संख्या 500 से 1000 तक। एक टिपिकल प्लांट सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है का संख्या सामान्यतः 500 से 1000 होती है। टिपिकल प्लांट सेल कंटेन्स जनरली 500 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल्स में कहता है कि इसकी संख्या 300 से 800 तक होती है। एनिमल सेल जो है इसमें जनरली जो है इसका संख्या 300 से 800 तक होता है। लेकिन एक जाइंट अमीबा है जिसका नाम है चेओस।
कहीं का इसका उच्चारण केओस केओस भी किया जाता है। तो ये जो केओस केओस जो है जाइंट अमीबा है। इसमें कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अमीबा मतलब एक सेल है, प्रोटोजोआ का मेंबर है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर एनिमल है, सिंगल सेल का एनिमल है। इसमें 50,000 से 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है। केओस केओस और जाइंट अमीबा कंटेन्स 50,000 to 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया, एक्सेप्शन है ये। अब कहता है इसके पोजीशन के बारे में जान लेंगे। तो पोजीशन जो है जनरली ये जो है स्कैटर्ड रहता है, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। इट जनरली रिमेन्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन सेल डिवीजन के समय जब स्पिंडल फाइबर बनेगा तो स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम को खींच के ले जाना है, तो स्पिंडल फाइबर के आसपास इसकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। न्यूक्लियस को जो है सारे सेल को कंट्रोल करना है, तो न्यूक्लियस जो है के आसपास इसका संख्या थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कहता है कि ऐसे सामान्यतः ये बिखरा रहता है, इट रिमेन्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। अब जान लेते हैं इसके स्टेनिंग के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर बिना स्टेन किए हुए देखेंगे तो ये हल्के पीले रंग का नजर आता है, यानी सेल में स्पष्ट जो है नहीं नजर आता है। अब ये हल्का पीला क्यों दिखता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी सतह पर विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन का लेयर पाया जाता है, इसीलिए हल्के पीले रंग का नजर आता है। इसको स्पष्ट देखने के लिए इसका स्टेनिंग कर लेते हैं, इसको स्टेन कर लेते हैं। और कौन से स्टेन से इसको रंगेंगे? तो इसको कहता है कि जेनस ग्रीन बी नामक स्टेन से इसको रंग लिया जाता है, स्टेन कर लिया जाता है। और स्टेनिंग के बाद ये ब्लूइश ग्रीन कलर का नजर आता है। अब जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। तो इसमें जो है सबसे बाहर जो है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अंदर वाले जो है लेयर को मेम्ब्रेन को कहेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अंदर जो है अब इनर और आउटर मेम्ब्रेन के कारण जो इसमें 2 चैम्बर बन जाता है, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। तो आउटर चैम्बर में भी लिक्विड भरा हुआ है जिसको आउटर चैम्बर मैट्रिक्स कहते हैं, अंदर भी भरा हुआ है जिसको इनर चैम्बर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इनर चैम्बर में जो लिक्विड भरा हुआ है ये मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसा उभार बनाता है जिसको क्रिस्टी कहते हैं, सिंगुलर है क्रिस्टा। और इसके अलावा जो क्रिस्टी है इस पर जो है स्टॉक्ड पार्टिकल्स, डंठल युक्त कण लगे रहते हैं जिनको ऑक्सीजोम्स कहते हैं। इस सब के अलावा मैट्रिक्स में जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं और डीएनए पाया जाता है। तो ये सब जो है स्ट्रक्चर हम लोग एक एक करके देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेम्ब्रेन से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 झिल्ली वाला कोशिकांग है। बाहर वाले झिल्ली को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बाहरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली कहते हैं। अंदर वाले झिल्ली को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी भीतरी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 60 एंगस्ट्रम होती है। अब कहता है दोनों झिल्ली के बीच का जो स्पेस है, द स्पेस इन बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों झिल्लियों के बीच का जो जगह है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जो कि 80 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। यही हो गया मेम्ब्रेन के बारे में। अब जान लेते हैं क्रिस्टी के बारे में। क्रिस्टी क्या है? तभी हम लोग देखें कि जो इनर मेम्ब्रेन है इससे बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अंदर की ओर धंसा रहता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी उंगली जैसे उभार को ही क्रिस्टी कहते हैं। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन टुवर्ड्स इनसाइड। These finger like projections are known as क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। तो ये करते क्या है? ये क्रिस्टी जो है सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैपनिंग इन द मैट्रिक्स। अब कहता है कि ये जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है तो इस पर ऑक्सीजोन्स भी लगे रहते हैं और ऑक्सीजोन्स के बीच में कोएंजाइम्स भी लगे रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल होता है। तो क्रेब्स साइकिल में भाग लेने वाले सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में तो रहते हैं, लेकिन उसके लिए कोएंजाइम्स जो हैं वो इसी क्रिस्टी पर लगे रहते हैं और क्रिस्टी पर ही ऑक्सीजोम्स लगे रहते हैं। इस ऑक्सीजोम के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है।
ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। तो क्रिस्टी हम लोग जान गए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बना है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर ऑक्सीजोम्स लगे रहते हैं और ऑक्सीजोम्स के बेस के बीच में कोएंजाइम्स लगे रहते हैं। ये हो गया क्रिस्टी। करता क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन को जगह दे रहा है, कोएंजाइम्स को जगह दे रहा है। तो ये हो गया इसका फंक्शन। उसके बाद जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो जो लिक्विड पार्ट है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मैट्रिक्स। तो इसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स जो है में कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है के मैट्रिक्स में DNA भी पाया जाता है, इसमें कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा सेलुलर जो रेस्पिरेशन है यानी जो क्रेब साइकिल है, इसके लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए सब एंजाइम्स जो है मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो अपना इसके पास DNA है, अपना जो है राइबोसोम है, इसीलिए अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत सारा प्रोटीन जो है अपने काम का बना लेता है, और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ DNA एंड राइबोसोम्स, mitochondria can synthesize some of its proteins, hence it is known as semi-autonomous cell organelle। तो ये हो गया मैट्रिक्स के बारे में। अब जान लेते हैं ऑक्सीजोम्स के बारे में। तो ऑक्सीजोम्स क्या हैं? तो ऑक्सीजोम्स जो है क्रिस्टी पर पाए जाने वाले स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं, डंठल युक्त कण हैं। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये जब क्रिस्टी पर लगे रहते हैं तो इसका जो है केवल नेक और हेड यानी स्टॉक और ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है नजर आता है, लेकिन एक्चुअली ये 3 पार्ट से बना होता है। प्रत्येक ऑक्सीजोम जो है 3 भाग से बना होता है। ऊपर का जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हेड या कैप्सूल या F1 पार्टिकल कहते हैं। उसके नीचे का जो पतला हिस्सा है इसको नेक या स्टॉक या F0 पार्टिकल कहते हैं, और सबसे नीचे का चौड़ा पोर्शन जो है ये बेस कहलाता है। तो हेड, नेक और बेस, या इसको जो है कैप्सूल, स्टॉक और बेस कहते हैं, या F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल और बेस के नाम से जाना जाता है इस तीनों पार्ट को। अब जो इसका हेड है इसका डायमीटर 80 एंगस्ट्रॉम होता है। जो नेक है इसका ऊंचाई 45 to 50 एंगस्ट्रॉम और इसका चौड़ाई 30 to 35 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो बेस है इसका चौड़ाई 110 एंगस्ट्रॉम 110 एंगस्ट्रॉम और इसका ऊंचाई जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। हालांकि ये बेस जो है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके प्रोटीन वाले लेयर में धंसा रहता है, इसलिए बेस नज़र नहीं आता है। तो क्रिस्टी पर जो है केवल इसका स्टॉक और हेड नज़र आता है और इसका बेस नज़र नहीं आता है। दो लगातार जो क्रमिक जो है ऑक्सीजोम्स हैं, इसके बीच में 100 एंगस्ट्रॉम का जो है गैप रहता है, जहाँ को एंजाइम्स जो है वो लगे रहते हैं, जो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में एंजाइम्स को मदद करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजोम के बारे में। ऑक्सीजोम के अंदर साइटोक्रोम्स का एक चेन पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो है ATP का फॉर्मेशन, यानी ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो फॉस्फेट वाला कंपाउंड है। फॉस्फेट वाले कंपाउंड का बनना फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। और यहाँ लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑक्सीजोम के अंदर कौन सा काम हो रहा है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। किस सिस्टम में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो रहा है, जिसको हम लोग ETS कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जो है के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इसके में अलग, अगर आप वीडियो जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में भी पूरे प्रोसेस को डिटेल में जानना चाहते हैं, तो अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख कर बताइएगा, इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। तो ये हो गया ऑक्सीजोम के बारे में। तो ऑक्सीजोम के अंदर ही ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजोम हमारा साइट हो गया किसका? ATP के फॉर्मेशन का। तो हम लोग देख लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स और ऑक्सीजोम से मिलकर बना हुआ है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो शुरू में ही हम लोग जान लिए कि फंक्शन क्या है। तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है? तो जो भोजन हमारा सेल में जाता है
उसका जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भोजन टूटता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का दो पार्ट है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूट जाता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट में टूटता है। ये दोनों पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पार्ट होता है उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। हेंस क्रेब्स के द्वारा इसको बताया गया था। तो एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बना, दो पायरुवेट जो है दो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और दो क्रेब्स साइकिल में प्रत्येक क्रेब्स साइकिल में 15 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो दो क्रेब्स साइकिल मिलाकर 30 एटीपी बनते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बनता है। इसीलिए ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 30 और 8 38 एटीपी टोटल बनते हैं, जिसमें से 30 एटीपी जो है कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना। और ये एटीपी जो है इसमें जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, इसका तीसरा फॉस्फेट जो है हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जहाँ भोजन के टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो वहाँ स्टोर रहता है। सेल को जब और जहाँ जरूरत पड़ेगा इस एटीपी को तोड़ लेगा, एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाएगा, हाई एनर्जी बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी देगा। इसी एनर्जी से जो है सेल जो है अपना सारा प्रोसेस जो है करता है, यानी सेल के अंदर जो वर्क हो रहा है वो सब इसी एनर्जी से होता है। तो हम लोग समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के क्रेब्स साइकिल का स्थान है, जहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और टोटल सेलुलर जो है सेल के अंदर जितने एटीपी बनते हैं उसका 95% एटीपी कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।